स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज पीपीटी नहीं है तो थोड़े लेटर स्मॉल में दिखेंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पेपर तो होगा ही ना आपके पास? हाँ सर है। ओके। देखो पहला क्वेश्चन अपने नहीं करने वाले हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। ये फिजिक्स है तो तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ये 2007 का है सर। अब ये लोड किया मैंने, ईयर तो नहीं लिखा था इसमें। हाँ ये 2007 का है। कोई नहीं, जो भी हो झट झट से पूरा हो जाएगा यार। ऐसा कोई, देखो पहले 5 पेपर दिल से कर लिया हो ना तो टाइम लगता ही नहीं है। देखो 82, ये क्वेश्चन शायद से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप लोगों ने गिना होगा। 2 एरोप्लेन्स 1 and 2 बॉम्ब अ टारगेट इन अ सक्सेशन। और ये रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट का मतलब ये मेथड रिपीट हो चुकी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 स्कोरिंग अ हिट करेक्टली आर 0.3 and 0.2. The second plane will bomb only if the first misses the target. The probability that the target is hit by the second. तो मतलब कुछ न्यूमेरिकल चीजें बताई और बोला है कि टारगेट सेकंड प्लेन ही हिट करना चाहिए। आपको बोला है कि सेकंड प्लेन तभी टारगेट हिट करेगा जब फर्स्ट मिस करेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फर्स्ट हिट करे वो 0.3 है, तो मिस करे वो कितना होगा? 0.7। 2 aeroplanes 1 and 2 bomb a target in success. The probability of 1 and 2 scoring hit correctly are 0.3 and 0.2. तो पहला मिस करेगा तभी दूसरा हिट करेगा, या तो फिर पहला मिस करेगा दूसरा मिस करेगा, पहला मिस करेगा और दूसरा हिट करेगा, या तो फिर पहला मिस दूसरा मिस, पहला मिस दूसरा मिस, पहला मिस और दूसरा हिट, ऐसा कुछ होता जाएगा। सिंपल सी बात। इनफाइनाइट जीपी बनेगी, यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी बनती हुई आपको दिखनी चाहिए। इसमें से आप क्या करो, 0.14 कॉमन ले लो, ठीक है। ये हो गया 1, फिर ये हो गया 0.56, फिर ये हो गया 0.56 का स्क्वायर। और बोला है कि इस टाइप की मेथड एक टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल भी है, वो इस साल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये 0.14 और ये इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.14 ओवर 56×60 और 40, 0.44। तो आप इसको 7/22, ओहो जबरदस्त, 7/22। कि मैंने कहीं पे मिस्टेक की है? देख लो, 56×60 44, तो ओके। 0.07 या तो 2 ही है ना, तो 4 नहीं, ऊपर तो सही जा रहा है, नीचे भी 0.14। हाँ આમાં હજી એક કેસ એડ થાય કે પહેલું પ્લેનર હિટ कर दे तो 0.3 પ્રોબેબિલિટી પ્લસ થાય। ના એવું ના થાય ને। જો સિમ્પલ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ ધ ટાર્ગેટ ઇઝ હિટ બાય ધ સેકન્ડ પ્લેન, આપણે એનું જ બતાવવાનું છે કે જેમાં સેકન્ડ પ્લેન હિટ કરે। તો 14/44 આન્સર છે। હવે એને નિયર અબાઉટ વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે ને। 14/44 તો મતલબ કે 7/22, 7/22 તો 22/7 એટલે આપણે પાઈ કહીએ છીએ ને, એટલે કે આ 3.14। सो 1/3.14 करना है ना अपने को। तो 1 का थर्ड पार्ट तो 0.33 अराउंड, तो उसका 0.2 एक्यूरेट तो नहीं दिखेगा भाई। इसको डिवीजन ही कर लो और क्या यार। यहाँ पे 70, यहाँ पे 22, ये 0. तो ये 3 अराउंड मैंने बोला वही तो आ रहा है 0.3 अराउंड। तो 0.3 अराउंड यहाँ पे नहीं दिया है, तो सबसे नियर अबाउट वैल्यू हम 0.2 के साथ जाएंगे इसका। अगर कहीं पे मैंने कैलकुलेटिव मिस्टेक ना की हो तो यहाँ पे सही बात है भाई। पहला क्वेश्चन पे ही मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं निकलता है ना, तो बहुत ऑकवर्ड फील होता है। 2 aeroplanes 1 and 2 bomb a target in success, and the probability of 1 and 2 scoring a hit correctly are 0.3 and 0.2। सही है। The second plane will bomb only if the first misses the target। कंडीशन तो मैंने सही पहचानी है। The probability that the target is hit by the second plane, तो पहला मिस दूसरा हिट, पहला दूसरा पहला दूसरा हिट, ओके।
पहला मिस, दूसरा भी मिस, पहला मिस, दूसरा भी मिस, पहला मिस, दूसरा हिट सही है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 0.14 को कॉमन ले लिया। गुड, ये 1/1 माइनस आर, तो हर एक में 0.56 आर यहाँ पे चल रहा है, सही है। तो 0.56, तो 1 में से 0.56 जाए तो 0.44 ही बचता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 0.14 कॉमन लिया था तो 0.14 ही है, तो 0.14 by 0.44, then 14 by 44, 14 by 44, hence 7 by 22, 7 by 22 around 22, तो 4.28 अराउंड। ओके, नियर अबाउट इसमें आपको जज करना रहेगा, डायरेक्ट आंसर इसके अंदर नहीं है। और ये जो आंसर आपका आ रहा है वो 0.3 अराउंड आ रहा है, 0.03 अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो उसके करीब में, सबसे करीब में जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट 83, हर्षल साचू पढ़्યું भाई? કયું? આ પેલું 83 પેલું પ્રોબેબિલિટી 7/22, ના સર, આનો જવાબ જ નહીં આપ્યો। પણ 7/22 આવ્યું હતું તારે? ના, ओके। सेकंड, ये મેં साहब की એમાં एनसीईआरटी का एग्जांपल है। બેઝ વિચારીને કર્યું હતું કે પેલાનું એડ કરી નાખવાનું, પછી બેઝ છે એટલે બીજાને છેદમાં નાખ દેવાનું। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही है, मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है शायद से। इसका आंसर अगर आप सोल्व करोगे ना तो एक्स वाई आएगा। दूसरा वे है कि आप एक्स और वाई को कोई वैल्यू मान के सोल्व कर लो, या तो नॉर्मल सोल्व कर लो। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो इसका आंसर एक्स वाई है, और एक्स वाई इज डिविजिबल बाय बोथ एक्स एंड वाई, डिविजिबल बाय बोथ एक्स एंड वाई। क्लियर है? ओके, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फॉर द हाइपरबोला x² by cos² alpha minus y² by sin² alpha is equal to 1, which of the following आंसर कांस्टेंट अल्फा वेरीज। अल्फा वेरी होने पे इनमें से कौन सा कांस्टेंट रहेगा? ठीक है, तो देख लेते हैं अपने को। एब्सिसा ऑफ वर्टाइसिस के एब्सिसा ऑफ फोकाई। ओके, इसका वर्टाइसिस क्या आएगा? तो x पॉजिटिव है तो x एक्सिस वाला वर्टाइसिस आएगा, तो वर्टाइसिस इसका आप लोग देख पाओगे प्लस और माइनस कोस अल्फा कोमा 0। अब अल्फा वेरी तो कोस अल्फा वेरी, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है क्योंकि वो वेरी हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एब्सिस ऑफ फोकाई, एसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स। ये तीनों को अगर आपको जज करना है ना तो आपको एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। कौन सी? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1, हाइपरबोला चल रहा है। यहाँ पे बी स्क्वायर आपका है साइन स्क्वायर अल्फा, एस स्क्वायर है आपका कोस स्क्वायर अल्फा, और आप यहाँ पे जस्ट चीजों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी स्क्वायर अपन एस स्क्वायर प्लस 1, तो बी स्क्वायर अपन एस स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, आपका ई स्क्वायर मिलेगा, तो ई आपका मिल गया सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो प्लस और माइनस ए ई, ए था आपका कॉस, ये है सेक, तो ये प्लस और माइनस 1,0, ये आपका फोकस आया, ठीक है। डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, माइनस ए मतलब कॉस अल्फा अपन ई सेक अल्फा, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आया, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी सेक स्क्वायर अल्फा, देखो एसेंट्रिसिटी भी अल्फा पे डिपेंडेंट है तो वो वेरी करेगा, डायरेक्ट्रिक्स भी अल्फा पे डिपेंडेंट है, वेरी करेगा। ये अल्फा पे डिपेंडेंट नहीं है, तो कौन सा चेंज नहीं होगा? तो एब्सिसा ऑफ फोकाई, फोकाई का एक्स कोऑर्डिनेट वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तूने बनाए थे भाई क्वेश्चन? हाँ सर, बना है। कितने बने? इस पेपर में से 17 बने। 17 बने, तो इसमें से हम लोगों ने 3 सोल्व किया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं अंदर? 120। क्या बात कर रहे हो, 120 क्वेश्चन नहीं होते भाई, 30-40 होंगे। हाँ सर, स्टार्टिंग में देखो। हाँ, तो ये जो 17 बनाए उसमें से हम लोगों ने अभी 3 बनाए, वो तीनों 3 राइट हैं कि कोई रॉन्ग गया? सर वो प्लेन वाला बना ही नहीं था, बाकी के ये दोनों राइट है। ओके, गुड। देखो नेक्स्ट, इफ अ लाइन एम
if line makes an angle pi by 4 with the positive direction of x axis and y axis then the अरे वाह, ये तो आपने थियरी है, पता है लाइन के लिए हम लोग फालतू है सर, बोलते हैं फालतू है, cos स्क्वायर अल्फा फालतू है। प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा गामा प्लस कितना cos होता है, 1 होता है। 1। ठीक है, तो बस ये वही लगाना है, दोनों पाई बाय 4 है ना, तो 1/√2 1/√2 1 1 हो गया, तो 1 कट गया तो cos गामा 0 हुआ, तो गामा 0 π/2। π/2। क्लियर है? यस सर। Okay. 86. A value of C for which conclusion of mean value theorem holds for the function. Mean value theorem पूछ लिया यार, हमें आता है f dash c is equal to f of b minus f of a over b minus a. सिंपल। तो यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन 1/c, f of b, तो f of b है आपका 3, तो log 3 1 हो जाएगा, तो 0/3 minus 1 to 2, so c is equal to 2 log e base 3। रेसिप्रोकल कर देना है, तो 2 टाइम एक ही ऑप्शन है, तो बस वही अपना आंसर है। क्लियर? यस सर। भाई कौन कहता था डिफिकल्ट है यार, रद्दी है। देखो ये 87, ये नहीं सर 2009 वाला, ये भी જોઈશું, હમણાં જોઈશું। हाँ सर 9 वाला है। देखते हैं, वेट एंड वॉच। The function f of x is equal to tan inverse sin x plus cos x, ये शायद से आपके एनसीईआरटी का डिक्टो सम है चैप्टर 6 का, या तो ओल्ड टेक्स्ट बुक का है, मेरे लिए बहुत जाना पहचाना है। इसका आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपको पता है कि 1/1, क्यों डिफरेंशिएट करने का इंक्रीजिंग दिया है, इसलिए मतलब ये डिक्टो हम लोग कर चुके हैं। 1/, जो दिया है उसका स्क्वायर, और ऊपर साइन का होगा कॉस, और कॉस का होगा माइनस साइन। फिर आप जब 11th में थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है आपका 0, ये हो गया आपका π/4, और ये हो गया आपका π/2। मैंने बताया था कि इस रीजन में c बड़ा होता है और इस रीजन में c छोटा होता है। c बोले तो cos या c बोले तो cot, दोनों के लिए cos बड़ा होता है sin से और cot बड़ा होता है tan से, इस रीजन में 0 से π/4 में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला गया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो सिंपल है कि इसका पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखो डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, ऑलवेज पूरा का पूरा डिपेंडेंसी कहाँ पे, न्यूमरेटर में, मतलब कि cos x माइनस sin x, अगर पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग और अगर नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। अब मैं जानता हूं कि 0 से π/4 में cos बड़ा होता है sin से, cos x इज ग्रेटर देन sin x, तो इस ड्यूरेशन में cos x माइनस sin x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस ड्यूरेशन में ये बंदा क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। आपने को इंक्रीजिंग ही पूछा है, तो आपने को इतना पता चला कि π/4 इसकी मैक्सिमम होगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी कट गया, एक ही तो बचा भाई, ऑप्शन डी। क्लियर? क्लियर थी कहानी? यस ओके, नेक्स्ट 88। देखो जब भी आपको इस तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए, नो डाउट आप गिनोगे तो उतना ही टाइम जाएगा, लेकिन चाहो तो आप अगले साल ये इंजीनियरिंग आने वाला है, ये इसका डिटरमिनेंट्स डायरेक्टली क्या होता है पता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने सिखाया है ये बात, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा 25 अल्फा, कितना होगा 25 अल्फा। फिर आपको ये सारे रूल भी बताए हैं कि an का डिटरमिनेंट लो, a का डिटरमिनेंट लो, बात सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर का मोड नहीं है, ये मोड a का स्क्वायर है, मतलब डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर है, तो हो गया आपका 625 अल्फा स्क्वायर, ये हो गया 25, तो अल्फा 1/5 बनता हुआ दिखेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, यस। उसके बाद वाला भी देख लो, ये देख के ही मैं बता रहा हूं कि नीचे फैक्टोरियल चल रहा है ना, तो ये e⁻x के टाइप का होगा, और ये हम जानते हैं कि 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल होता था। कुछ आए ना आए, ये आपको जरूर इस सेशन की वजह से आ गया होगा, राइट? अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, तो आपका तुरंत मन करेगा सर -x ले लो ना,
तो माइनस एक्स लिया हम लोगों ने। ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसी कहानियां चलती जा रही है। अभी भी आपने देखा कि सर एक्स के बदले 1 ले लो ना, एक्स के बदले 1 ले लिया इसके अंदर, तो ई रेस टू माइनस 1 अपने को जो चाहिए था वो मिल गया। क्लियर? यस यस सर। तो मतलब ये बेनिफिट इजीली हो जाता है। मतलब के नेक्स्ट यहाँ पे साइड वाला इक्वेशन पहले देख लेते हैं, 96 पहले देख लेते हैं। लेट ए बी सी बी द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा देखो, ये वर्टाइसेस को ड्रॉ किया जाए तो अपने को बोला है 1 1 2 1, तो क्लियर कट दिख रहा है कि 1 1 2 1 दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, y इज इक्वल टू 1, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 1 1 1 2 1। अब आगे देखते हैं, 1 1 का नाम है b और 2 1 का नाम है c। ओके, विद द वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल विद AC एज इट्स हाइपोटेनियस, और AC हाइपोटेनियस है तो मतलब AB क्या होगा, इसको y इज इक्वल टू 1 को परपेंडिकुलर कौन होता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो 1 1 में से पास ऑन हो रहा है तो x इज इक्वल टू 1 पे a आएगा, तो a के कोऑर्डिनेट्स हम 1 कोमा, यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट h कोमा k है तो a के कोऑर्डिनेट हम 1 कोमा k बोल सकते हैं। समझ में आई पहली बात? यस सर। ओके, यस सर। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है, बोला है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया है ना 1 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का या किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जो भी समझो ये 1 है, एंड हाइट जो भी समझो ये मोड ऑफ k माइनस 1 है। ठीक है, ये आपको 1 दे के रखा है, तो मोड ऑफ k माइनस 1 जो है वो आपका 2 हुआ, तो k जो है वो 3, या तो k जो है वो -2 + 1 -1 हुआ, तो आपका आंसर -1 और 3 होना चाहिए था। क्लियर? यस सर। ओके, 95 देखो, 95 ए जो है वो आपको दिया है 1 1 1, बी जो है वो आपको दिया है 1 -1 2, सी जो है वो आपको दिया है x x -2 -1। अब बोला है कि सी जो है ना वो ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है, ये भी अभी ताजा कोप्लेनर है। हाँ, मतलब क्या हो गए, ये कोप्लेनर हो गए, रिपीट टाइप का बोल सकते हो। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट 0। वेरी गुड। और अगर ये कोप्लेनर हो गए तो इनका डिटरमिनेंट जो है उनको भाई होना पड़ेगा कितना, 0। क्लियर? इसको होना पड़ेगा 0। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 1 -2x + 4, यहाँ पे ये -1 × -1 + 1, यहाँ पे -2x × -1 सो +2x, यहाँ पे x -2, यहाँ पे +x, इसको होना पड़ेगा 0। तो +2x -2x तो कट ही गए, x हो गए 2x। ओके, यहाँ पे 1 4 5 1 6, 6 में से 2 जाए तो 4 उधर गया तो -4, तो x आपको मिलेगा -2। क्लियर? यस सर। ओके, यस उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन तो एकदम यार ये निखिल रद्दी है सर। हाँ रद्दी है, सारे रिपीट सर ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया है, 2009 वाला किया है। वो भी करते हैं, ज्यादा कहाँ दूरी है। देखो, इफ 2 3 5 इज 1 एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द स्फीयर, 2 3 5 इसका 1 एंड है, तो हमें पता है ये डायमेट्रिक एंड के लिए उसका पहले सेंटर निकाल लो, तो इसका सेंटर 3 4 1 दिखा, 3 4 1। अब एक एंड आपको 2 3 5 दिया है और दूसरा आपको x y z पूछा होगा, तो x + 2 6 होगा, 3 6 1, तो x 4 हो गया, y + 3 8 होगा, तो y 5 हो गया, तो y 5 गलत गया क्या मैं? सर 3 6 1 आएगा सेंटर। 3 6 1। अच्छा, सेंटर मैंने गलत किया है ना, हाँ लगा मुझे 3 6 1। वेरी गुड। तो y + 3 12 हुआ, तो y अपने को 9 मिला, y 9 एक ही ऑप्शन में है। क्लियर? यस क्लियर है ना? उसके बाद 93, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 8x², टेंजेंट का इक्वेशन y = x + 2 दे के रखा है,
the point on this line from which the other tangent to the parabola is perpendicular. ये क्वेश्चन या तो रिपीट है या तो फ्यूचर में रिपीट होगा. Locus of intersection of perpendicular tangent is known as director circle. पहली चीज अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो कर लो. ऐसी चीज कि जहां से किसी भी टेंजेंट को, किसी भी कॉनिक्स को परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सके, उसको बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल. क्या बोला जाता है? डायरेक्टर सर्कल. लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल. डन? डन? पूजा उसको चुप करा. समझ में आया भाई? डायरेक्टर सर्कल एक चीज होती है जहां से आप किसी भी कॉनिक्स पे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. डन? दिमाग में डालो, लिखना हो तो लिख लो. क्लियर है? यस सर. ओके. अब सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल कैसे बनाया जाता है? तो सेंटर एज इट इज और रेडियस √2 टाइम. सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल कैसे बनाया जाता है? सेंटर एज इट इज, रेडियस √2 टाइम्स. क्लियर? मतलब सर्कल के क्वेश्चन में आपको पूछे कि परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन का लोकस बताओ, तो आपको क्या करना है? सेंटर वही रखना है, रेडियस खोज लेनी है. इक्वेशन से सेंटर रेडियस तो मिल ही जाएगी. अब रेडियस को आप क्या करोगे? √2 टाइम कर दोगे, सेंटर वही रखोगे, नया सर्कल बनाओगे और आपका लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट मिलेगा. क्लियर? पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स, जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, वही लोकस ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है पैराबोला के लिए. क्लियर? इलिप्स के लिए x² + y² = s² + b². इलिप्स के लिए क्या? x² + y² = s² + b². एंड हाइपरबोला के लिए x² + y² = s² - b². क्लियर है? क्लियर है? यस सर. ओके. सर पैराबोला का रिपीट करो. पैराबोला नियामिका डायरेक्ट्रिक्स. इलिप्स इक्वेशन. हाँ, मतलब लोकस एंड सो बिंदु पर, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स. क्लियर? ओके. इस केस में आपको पैराबोला दिया है y² = 8x और y = x + 2 उसका टेंजेंट है. द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला. तो मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा है? क्वेश्चन बनाने वाले को सलाम है. ये आपको दे के रखा है, आपको एक मान लो कि टेंजेंट दे के रखा है, पूछा है कि इस टेंजेंट के किस पॉइंट से आप इस कॉनिक्स को परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. तो मतलब इनडायरेक्टली देख लो, आपको क्या पूछा है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट. आपको क्या पूछा है? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट. तो ये इस पैराबोला के लिए क्या होगा? इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे y² = 8x है, तो 4a 8 हुआ, तो a 2 हुआ, तो डायरेक्ट्रिक्स हुई x -, है. सो x -2. तो आपको पता चला कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो -2, समथिंग होना चाहिए. -2, समथिंग आपको एक ही जगह दिखेगा. पता चला? और शायद Yes, से ये दोनों का टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे ही कट करेगा. हाँ, ये मतलब डायरेक्ट्रिक्स नाम इसीलिए पड़ा था, परपेंडिकुलर टेंजेंट. ओरिजिनल नाम है डायरेक्टर सर्कल. क्लियर? ये कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी. और ये शायद से पास्ट में 2002 या 3 में आ चुका है, या तो फ्यूचर में आएगा, क्योंकि मेरे नजर के सामने से अभी ताजा गुजरा है ये. क्लियर है सर? हाँ सर, हम और? मीन्स 2 यानी कि यहाँ से कोई पॉइंट लेके टेंजेंट के इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई नहीं कर सकते इस तरीके से? कर सकता है, क्योंकि लेकिन वो पॉइंट टेंजेंट उससे ज्यादा आसान ये है, उससे ज्यादा आसान ये चीज थी. ठीक है? बाकी लॉन्ग वे जाना है तो मैं लॉन्ग वे बताता हूँ ना तुझे. एकदम देख, y = x + 2 को परपेंडिकुलर, इसका स्लोप 1 है, तो एक और टेंजेंट हो जिसका स्लोप क्या हो? -1 हो.
और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के टेंजेंट का इक्वेशन तू जानता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ठीक है। तो तू अब इसके अंदर m तुझे -1 तो मिल ही गया है, तो y इज इक्वल टू -x, a तेरे पास 2 है ही, -2, क्लियर। a के बदले आप 2 रख, m के बदले -1, ये तुझे मिला, ये तुझे मिला, लड़ा दोनों को, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -x -2, तो 2x इज इक्वल टू -4, so x इज इक्वल टू -2, x के बदले -2 रख, तो y इज इक्वल टू 0, वहां से एक्यूरेट आंसर आएगा तुझे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट्रिक्स पढ़े हैं तो हम क्यों इतना लंबा करें, समझ में आएगा नहीं। बाकी रास्ते तो इनफाइनाइट होते हैं सोल्व करने के, उसमें से कोई एक अच्छा सा एकदम मस्त रेसिप्रोकल ऑफ कॉची वाला रास्ता चूज करने का होता है, ठीक है। यस सर। ओके 92 कंबाइंड मीन बोला था XYZ टाइम पे जरूर आएगा। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन क्लास, बॉयज का एवरेज मार्क मतलब मीन 52 एंड दैट गर्ल्स इज 42। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड, और कंबाइंड क्लास का है 50, तो बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितनी होंगी, ये कहानियां पूछी है। समझ में आई कहानी? यस सर। बेहतर बनाया। मान लो कि बॉयज x है और गर्ल्स y है, तो अपने को x और y का रेशियो पूछा है परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो अगर बॉयज x है तो सिग्मा xi बॉयज का, सिग्मा x भी बोल लो, वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 52x। वैसे ही सिग्मा x g बोल लो तो कितना हो जाएगा 42y, क्यों? क्योंकि आपको पता है मीन क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल नंबर, क्लियर। सो टोटल सम ऑफ बॉयज मार्क is 52x whereas girls mark is 42y, hence total marks जिसको आप सिग्मा x बोलते हो वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 52x plus 42y, क्लियर। और टोटल नंबर कितने हुए भाई क्लास के लिए, तो 52x plus 42y अपॉन x plus y, तो ये आपको क्लास का दे के रखा है, ये कितना दे के रखा है 50, बस ये लॉजिक इसके अंदर था। तो ये 50x plus 50y is equal to 52x plus 42y, तो ये इधर आया, सो 2x और ये इधर गए इज इक्वल टू 8y, सो x इज इक्वल टू 4y, मतलब 80%। क्लियर ना, एक दूसरे का 4 गुना है भाई, सही आया भाई समझ में? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल क्लियर्स अ वॉल हाइट, ये शायद से अपना वाला नहीं है, सो अपने को नहीं आएगा, ऐसा ही है ना, मैथ्स का नहीं है ना? यस सर, प्रोजेक्शन एंगल निकालना है। हाँ मतलब मैथ्स का नहीं दिखा, और उसके ऊपर वाला अपना है। इफ u and v are unit vector जानते हो ना 1, and theta is the acute angle between u and v is equal to theta, और theta acute है मतलब less than 90, ठीक है। then 2u cross 3v, ये यूनिट वेक्टर कब बनेगा भाई, कब बनेगा, तो भाई इसका मॉड्यूलस 1 हो गया, बन गया, तो 2 का मोड 2 होता है, 3 का मोड 3 होता है, तो 2 into 3 6 हो गया, u क्रॉस v का मोड, u का मोड v का मोड sin थीटा, ये हो गया 1, तो u v कट गया, सो sin थीटा आपको मिला 1/6, और थीटा एक्यूट है, सो फॉर वन वैल्यू ऑफ थीटा, एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ थीटा। समझ में आया? यस सर। क्लियर है भाई? ओके तो 83 से, सॉरी कहां से अपना था, 81 से था और 96 तक कर गए हैं, उसमें 3-4 थे। ओहो, इंटीग्रेशन पहले करते। देखो अपना सबसे फेवरेट, पूरी दुनिया पूरे मटेरियल हर जगह अलग दिया है, मैंने अकेला बोला है कोसेक से गिनना है आपको। आप इसको 1/2 बोल लो, तो नीचे आपका कोसेक्स और 1/2 मतलब sin π/6 प्लस sin x और cos π/6, तो नीचे आपका हो जाएगा sin x प्लस π/6। सिंपल? यस सर। तो ये 1/2 और ये हो गया आपका कोसेक
x प्लस पाई बाई 6 और कोसेक का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए log mod 10 आधा, सो x आधा। बाई 2 प्लस पाई बाई 12 डायरेक्ट आपको आंसर आएगा, नो डाउट इसके अलावा भी आंसर आएगा ही, लेकिन ये सबसे फास्ट आंसर आता है। और दूसरा क्या होता है, जो चीज सिखाई होती है दिखती है ना तो फील होता है यार कि सही पढ़ाए थे। क्लियर है? कंप्लीट? यस सर। 97 Yes, sir. देखो, 97 देखो, लाइन से आसान दुनिया में भले आप जब ताजे साइंस लिए होंगे तो लाइन टफ है, ये है वो है, लेकिन आपको अब लाइन एकदम आसान लगती होगी। देखो Q00 P-10 P-10 एंड R33 यहाँ पे होगा R33√3। क्या कहानी है? बी 3 पॉइंट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR। मैंने आपको बाइसेक्टर का इक्वेशन डायरेक्टली भी सिखाया है, एंगल बाइसेक्टर। रिकॉल करा देता हूं। एक लाइन L1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन L2 है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सिमिलरिटी अब प्लेन में दिखा सकते हो, दो प्लेन के बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन, तो उसमें C1z प्लस D1 और नीचे C1 स्क्वायर है, यहाँ पे C2 स्क्वायर, ऐसा लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, राइट नाउ इसके अंदर हमें वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? देखो इस लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो, इस लाइन का स्लोप इस 2 पॉइंट फॉर्मूला से 3√3/3 हेंस √3, तो ये एंगल आपको 60 मिला। पक्का? Yes. ये पूरा एंगल 180 दुनिया जानती है ना, सो इतना 120. एंगल 120 मिला आपको, ये 120 मिला। क्लियर? तो इसका बाइसेक्टर तो मतलब वो इसके पे कितने का होगा? 60 पे होगा। तो 60. इसका स्लोप ऑलवेज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये कितना हुआ? ये 120 हुआ। 10 120 मतलब -√3। तो आपको और 0 0 में से पास ऑन हो रहा है, लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, 0 0 में से पास ऑन हो रहा है तो 0 हो गया और m है -√3। तो आपका आंसर होना चाहिए तो y + √3x = 0। y + √3x = 0। समझ में आया? यस सर। ओके। यस। 98 पेयर ऑफ लाइंस, क्या लिखा है यहाँ पे? रुक जाओ एक ही मिनट। हाँ अब देखते हैं, ये ऐसा था। हाँ, इफ वन ऑफ द लाइंस, ओके, पेयर ऑफ लाइन आपको दी है my² प्लस 1 - m² xy माइनस mx² इज इक्वल टू 0 इज अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन। अच्छा, ये बाई जो है ना वो xy इज इक्वल टू 0 है। अब ये xy इज इक्वल टू 0 के बाइसेक्टर है। xy इज इक्वल टू 0 के बाइसेक्टर चिक चिक के बोलता है कि ये तो दो लाइन है, एक लाइन है x इज इक्वल टू 0, एक लाइन है y इज इक्वल टू 0। और दुनिया का वो बहुत मतलब सबसे बदनाम इंसान होगा जिसने x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 देखा ना हो। ये जो आया ये आपका y इज इक्वल टू 0 है, ये जो आया ये आपका x इज इक्वल टू 0 है। तो इसका बाइसेक्टर कौन होता है? या तो ये हो सकता है y इज इक्वल टू x, या तो ये हो सकता है y इज इक्वल टू -x। सिंपल सी बात। यस सर। ओके, तो मतलब के ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये या तो y इज इक्वल टू x है या तो y इज इक्वल टू -x है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया, y इज इक्वल टू x या तो y इज इक्वल टू -x। तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, y इज इक्वल टू पहले x करके देखते हैं, नहीं बनेगा तो हम -x करके देखेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू x किया मैंने, तो ये हो गया आपका mx² प्लस ये हो गया आपका 1 - m² x², फिर यहाँ पे हो गया आपका -mx²। क्लियर? तो ये mx² कट गया, इज इक्वल टू 0, m² इज इक्वल टू 1, सो m इज इक्वल टू प्लस और -1, जिसमें से आपको मिल गया है यहाँ पे। आप -x रखते तो भी m आपको प्लस और -1 ही मिलता। क्लियर? Yes. ओके,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं ना, वो तो इंटीग्रेशन के एवरग्रीन क्वेश्चन है, मतलब हर जगह हर किसी ने जरूर कराया होगा, बहुत ही बेस्ट। और ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही नहीं है, ये फंक्शन का क्वेश्चन है, जो यहाँ पे अपने को नेक्स्ट दिख रहा है ना, वो वाला। देखो आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, ये कैपिटल है हाँ भाई, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपन x, ठीक है। साथ साथ आपको दिया है f ऑफ x जो है ना, वो 1 to x log t ओवर 1 प्लस t dt। और आपको पूछा है f ऑफ e, क्या पूछा है? f ऑफ e। ध्यान से देख लेना, रिपीट के भी चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की, ये एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं। तो f ऑफ e क्या होगा? तो होगा आपका f ऑफ e प्लस f ऑफ 1 अपन e, तो मतलब वो आपका हो गया 1 to e log t ओवर 1 प्लस t dt प्लस 1 to 1 अपन e log t ओवर 1। ये पहली और आखिरी बार सीख लेना, फिर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा करने का होता है। अब देखो यहाँ में आप क्या करो पता है, यहाँ पे आपको 1 अपन ही दिख रहा है ना, तो t को है ना 1 अपन x बोल दो। क्या बोल दो? 1 अपन x। सो dt आपको पता ही है क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? अगर ऐसा हुआ तो ये 1 to e log t ओवर 1 प्लस t dt तो रहेगा ही, प्लस t1 था तो x भी 1 होगा, t1 अपन e है तो x आपका e हो जाएगा, log t हो जाएगा आपका log 1 अपन x, dt हो जाएगा आपका माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर dx, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन x। ठीक है, अब देखो log 1 अपन x को आप माइनस log x लिखोगे तो log x और माइनस दोनों कट हो गए, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 और एक x कैंसल हो गया तो नीचे आएगा x। क्लियर? अब आप वापस t को x बोल सकते हो, मतलब जस्ट वेरिएबल चेंज करोगे तो यही चीज आपको कन्वर्ट होके मिलेगी log t ओवर t इंटू 1 प्लस t। समझ में आई कहानी? समझ में